नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज को हमने लास्ट वीक ही शुरू किया था। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो थोड़े से ज्यादा डीप हैं, थोड़े से अनकॉमन क्वेश्चंस हैं, ज्यादा किताबों में नहीं मिलते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं नए पैटर्न के अनुसार। यानी इस प्रकार के प्रश्न जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के डिटेल्ड क्वेश्चन आपके पास बनने लगे हैं। ये हमारी इस सीरीज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास पिछले हफ्ते कवर करी थी, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज की दूसरी क्लास यहां पे कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड के डिटेल्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो क्वेश्चन के साथ ही लिखे हुए होते हैं, ताकि आपको चीजों को समझने में मदद मिले। सभी इंपॉर्टेंट किताबों के मिक्स एमसीक्यू भी आपको इसी सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, और केवल उन क्वेश्चंस के जो थोड़े से अनकॉमन क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। साथ ही बेसिक्स के लिए हमारी उत्तराखंड बुक वाइज सीरीज चल ही रही है, आप उसको भी कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ आपके पास वन आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ वे वन आंदोलन किस अवधि में चले उनके वर्ष दिए गए हैं। चलिए यहां पर पहले इनका मिलान करते हैं, फिर इनसे जुड़े तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहला दिया है खास पट्टी वन आंदोलन। जो खास पट्टी वन आंदोलन था, यह आपके 1906-1907 के दौरान हुआ था। ठीक है, यानी पहले का आंसर होगा 4। कुंजड़ी वन आंदोलन की बात करें तो कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में हुआ था, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा 3। राजगढ़ी वन आंदोलन की बात करें तो यह आपके 1926 से 1930 के दौरान हुआ, तीसरे का आंसर हो जाएगा 1। डांगी चौरा वन आंदोलन की बात करें, यह आपके 1946 में हुआ, यानी चौथे का हो जाएगा 2। तो क्रम आपके पास क्या बना, 4 3 1 2, इसका क्रम यहां पर बना। सही आंसर क्या होगा, 4 3 1 2। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन आंदोलनों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, साथ साथ में आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले खास पट्टी वन आंदोलन की बात करते हैं। जैसा हमने देखा, यह 1906 से 1907 के दौरान हुआ था। नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी नए भूमि बंदोबस्त उस दौरान करे गए। टिहरी के अंदर यह आंदोलन हुआ था। उसी नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में जनता के द्वारा स्वतः, यानी खुद से ही यह आंदोलन हो गया था। कोई विशेष नेतृत्व या किसी विशेष व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं हुआ था। हालांकि बाद में इसे कुछ लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें बेलमती देवी, भगवान सिंह विष्णु, भरोसा राम, इन सभी का नाम आता है। क्वेश्चन बन जाएगा, 1906-07 के दौरान टिहरी में स्वतः स्फूर्त वन आंदोलन का नाम बताइए। तो खास पट्टी आंदोलन, किन किन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, इन लोगों के नाम। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कीर्ति शाह के द्वारा किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया था। तो बैंक ऑफ गढ़वाल कीर्ति शाह ने बनवाया, किस आंदोलन के दौरान या किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, वो यही आंदोलन था। ठीक है, अगला आंदोलन है कुंजड़ी वन आंदोलन। इसको लेकर के भी सवाल पेपर में बना है। यह आपके 1904 में हुआ। 1904 में कीर्ति शाह के समय यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण हुआ। पहला आंदोलन नया जो भूमि बंदोबस्त था उसके विरोध में हुआ। दूसरा आंदोलन कीर्ति शाह के समय में अंग्रेजों की मदद करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया। उस बढ़े हुए टैक्स के कारण कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप कहेंगे कुंजड़ी वन आंदोलन। ठीक है, 1904 में हुआ। इसका नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी है कि टिहरी नरेशों को जो बोलांदा बदरीश कहा जाता था, इस आंदोलन के दौरान इसका भी विरोध किया गया। बाद में स्वयं कीर्ति शाह यहां पर आए और उन्होंने समझौता यहां पर किया। ठीक है, अगला आंदोलन था राजगढ़ी आंदोलन, जो उत्तरकाशी का बड़कोट है। पहले जो उत्तरकाशी का पूरा इलाका है वो भी टिहरी रियासत का ही पार्ट था। उत्तरकाशी का जो बड़कोट है, उसे उसका जो पुराना नाम था वो राजगढ़ी था। 1926 में वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी एस्टेट नाम से एक कड़ा भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसे वन बंदोबस्त 1929 के नाम से जाना जाता है।
इसके जो सृजनकर्ता थे वो पद्मदत्त रतूड़ी थे, जो उस समय टिहरी रियासत में वन अधिकारी था। इसी बंदोबस्त के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस वन बंदोबस्त के विरोध में आजाद पंचायतें खड़ी करी गई। टिहरी के अंदर जगह जगहों पर आजाद पंचायतों का गठन किया जाने लगा और इसी आंदोलन का जो परिणाम था, यानी जो आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, वही था 30 मई 1930 का रवाई कांड। तो रवाई कांड को लेकर बहुत बार सवाल आया है। क्वेश्चन अब बन जाएगा किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह हुआ या किस आंदोलन के दौरान यह हुआ, तो आप कहेंगे राजगढ़ी आंदोलन। ठीक है, अगला था डांगी चौरा आंदोलन 1946 में हुआ। इसका नेतृत्व नागेंद्र सकलानी और दादा दौलत राम ने किया था। ठीक है, तो हमने 4 आंदोलनों का मिलान किया, फिर उनके बारे में डिटेल में जाना। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपति शाह के समय रचित कृति और उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ फतेहपति शाह के काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। फतेहपति शाह के काल में कई सारी रचनाएं करी गई जो उनके नाम से मिलती जुलती रचनाएं हैं, कई बार पेपर में वो पूछी गई है। तो पहले इनको मिलान यहां पर करते हैं। जो जटाधर थे, जिन्हें जटाशंकर भी कहा जाता था, इनकी रचना का नाम क्या था? इनकी रचना का नाम फतेह शाह कर्ण या फतेह शाह कर्ण था। ठीक है, यानी पहले का आंसर होगा 2। रतन कवि, जिन्हें शेमराज के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना का नाम था फतेह प्रकाश, यानी दूसरे का आंसर होगा 1। रामचंद्र की बात करें, इनकी जो रचना थी रामचंद्र कंडियाल, इनका पूरा नाम था। फतेह शाह यशोवर्णन इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा 3। सुखदेव की बात करें, सुखदेव मिश्र इनका पूरा नाम था, इनकी रचना का नाम वृत्त विचार था। तो चौथे का आंसर होगा 4। क्रम हमारा बना 2 1 3 4। तो फतेहपति शाह के काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई, उनको और किसने करी, उनको दोनों आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार फिर से उनके काल की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। जटाधर या जटाशंकर, इन्होंने फतेह शाह कर्ण की रचना करी। रामचंद्र कंडियाल फतेह शाह यशोवर्णन भी है, कुछ जगहों पर फतेह शाह यशोवर्मन है। ठीक है, ज्यादातर यशोवर्णन को आप देखेंगे। रतन कवि, जिन्हें शेमराज भी कहते थे, इनकी रचना फतेह प्रकाश है। सुखदेव मिश्र, इनकी रचना वृत्त विचार है। और एक और व्यक्ति हैं मतीराम, मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये मतीराम है, इन्होंने ही फतेहपति शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करी है। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान रखना है। किसने करी है? मतीराम ने करी है। अगर हम रतन कवि की बात करें, इनको लेकर के भी 2-3 बातें हैं। रतन कवि ने फतेहपति शाह को कुछ नामों से यहां पर संबोधित किया। रतन कवि ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इन लेखकों के नाम दे देगा और कहेगा ये किसके दरबारी कवि थे, तो फतेहपति शाह के। ठीक है, मतीराम, रतन कवि, जटाशंकर, कवि भूषण हो गए, ये सब किसके दरबारी थे? फतेहपति शाह के। नेक्स्ट है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा भारती चंद था, दूसरा कौन था? देखिए, नेपाल के ऊपर, नेपाल जिसे उस समय डोटी कहा जाता था, उसको हराने वाला, उस पर आक्रमण करने वाला जो पहला चंद राजा था वो भारती चंद था। भारती चंद ने ही नेपाल यानी डोटे को पराजित किया और चंदों को स्वतंत्रता दिलाई थी। भारती चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाला जो दूसरा चंद शासक था, उसका नाम था उद्योग चंद। ऑप्शन सी ए हमारा सही आंसर होगा। जो उद्योग चंद था, इसका जो शासन काल है वो 1678 से लेकर के 1698 तक चलता है। इसका नाम आपने ध्यान रखना है, बाज बहादुर चंद का ये पुत्र था। ठीक है, इसी को माना जाता है दूसरा शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया। इसने डोटी को अपने अधीन करके एक करद राज्य बना दिया था, यानी टैक्स देने वाला राज्य बना दिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसको लेकर के, उद्योग चंद 1678 से 1698 तक शासन करता है। इसके जो पिता थे वो बाज बहादुर चंद थे और बाज बहादुर चंद का शासनकाल आप जानते हैं 1638 से लेकर 1678 तक था। तो काफी लंबा उनका शासनकाल था। उनके शासनकाल में उद्योग चंद ने जब बगावत करी कि अब मुझे राजा बनना है, तो उद्योग चंद को बाज बहादुर चंद ने गंगोली के इलाके में भेज दिया था। जैसे ही बाज बहादुर चंद की मृत्यु होती है, ये गंगोली से वापस आते हैं। ठीक है, और आने के पहले ही वर्ष में बधानगढ़ के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्योंकि इसी युद्ध में इनका जो सेनापति था, इसी चढ़ाई के दौरान मेसी साहू जिसका नाम था वो मारा गया था। सवाल बनेगा मेसी साहू किसका सेनापति था या किसका सैनिक था, तो आप कहेंगे उद्योग चंद का। ठीक है। 1679 में उद्योग चंद ने पठानगढ़, लोहाबा, चांदपुरगढ़ इन सभी को जीत लिया था। अल्मोड़ा में जो प्रसिद्ध पार्वतीश्वर मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण भी इसी उद्योग चंद ने करवाया है। अल्मोड़ा के अंदर तल्ला महल, ध्यान रखना ये तल्ला महल है, मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया। ये तल्ला महल है और रंग महल इसी ने बनवाए थे। किसने? उद्योग चंद ने। इसने तराई में आमों के बगीचे भी लगवाए थे। इसी उद्योग चंद को तपस्वी शासक कहा है रुद्रदत्त पंत ने। रुद्रदत्त पंत एक प्रसिद्ध इतिहासकार, इन्होंने उद्योग चंद को एक तपस्वी शासक कहा। ठीक है। 1680 में जब अपनी विजय के बाद ये प्रयागराज तीर्थ पर गया, तब डोटी के राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर हमला किया, लेकिन देवपाल हार गया और भागकर अजमेरगढ़ के दुर्ग में वो छिप गया। देखिए, इसने डोटी को पराजित कर लिया था। बाद में अपनी विजय के बाद ये प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर गया। इसकी गैर मौजूदगी में जो डोटी का राजा था उस समय देवपाल, इसने काली कुमाऊं यानी जो चंद राजाओं का राज्य है वहां पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद भी यह हार गया और अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो डोटी राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उसका नाम था अजमेरगढ़, वहां जाकर वो छिप गया। क्वेश्चन बनता है इनकी गर्मियों की राजधानी क्या थी? अजमेरगढ़। इसने फिर डोटी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है अजमेरगढ़, उस पर अधिकार किया और खैरागढ़ को जीत लिया। बाद में 1688 में इसी देवपाल के साथ एक संधि होती है जिसे खैरागढ़ की संधि कहा जाता है। ठीक है। खैरागढ़ की संधि के बाद इसने वार्षिक कर देना स्वीकार किया, यानी वो चंद राजा जो पहले डोटी को टैक्स देते थे, अब डोटी वाले चंद राजाओं को टैक्स देंगे। वो किसके तहत हुआ? खैरागढ़ की संधि। किस किस के बीच हुई? उद्योग चंद और राजा देवपाल। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखेंगे, डोटी के राजा देवपाल से खैरागढ़ की संधि इसी उद्योग चंद ने करी थी। जब यह सारा आक्रमण इसने किया इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानियों पर, उस समय इस अभियान के दौरान इसका एक और सेनापति था हीरू देउबा, ये भी मारा गया था। ठीक है। कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना भी इसी उद्योग चंद ने करवाई थी। ठीक है। डोटी राजाओं की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो अजमेरगढ़ थी, शीतकालीन राजधानी उनकी जुराइल दीपाइल थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मृत्यु हो गई थी? कूट के आधार पे सही उत्तर चुने। तो राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो हमारे शहीद हैं उनके नाम पेपर में पूछे जाने लगे हैं। एक पेपर में मिलान करने के लिए आया था कि कौन से व्यक्ति किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे या किस घटना में शहीद हुए। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट घटना है, वो है श्रीयंत्र टापू कांड। श्रीयंत्र टापू कांड जो हुआ था वो 10 नवंबर 1995 को हुआ था। ठीक है। इस दौरान श्रीनगर में आंदोलनकारी यहां पर आमरण अनशन कर रहे थे, जिसमें बाद में लाठीचार्ज में 2 व्यक्ति यहां पर मारे गए। एक थे यशोधर बेंजवाल और दूसरे थे राजेश रावत। तो ए और बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा, यानी ये 2 किस घटना के शहीद हैं? श्रीयंत्र टापू कांड के। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड के शहीदों की एक पूरी लिस्ट यहां पर लिखी है जिनको आपने याद करना है। थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, कई किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ऐसे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जो थोड़े अलग तरह के हैं, या जिन क्वेश्चंस पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे लगता था कि इतना डीप शायद न जाए, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। तो अनकॉमन क्वेश्चन और थोड़े से अलग क्वेश्चन सारे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है। शहीदों की ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले श्रीयंत्र टापू कांड जो हमारा मूल प्रश्न है उसको हमने देखा। 10 नवंबर 1995 को घटना हुई। इसमें यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत शहीद हो गए थे। अगर हम अन्य घटनाओं की बात करें तो आपने अगस्त क्रांति को याद करना है। घटनाएं कब कब घटी डेट सहित याद करना है और कौन कौन शहीद हुए उनको भी याद करना है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994 को हुई। इसमें जीत बहादुर गुरुंग शहीद हो गए थे। ठीक है। इसके बाद खटीमा गोली कांड हुआ। खटीमा गोली कांड
1 सितंबर 1994 को हुआ। इसमें कई सारे व्यक्ति शहीद हुए, जिसमें प्रताप सिंह थे, सलीम अहमद थे, भगवान सिंह थे, धर्मानंद भट्ट थे, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल और भुवन सिंह। ये सभी किस घटना में शहीद हुए? ये आपके खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए। खटीमा गोलीकांड का विरोध मसूरी में किया जा रहा था। वहां पर भी कई सारे लोगों की जान गई। मसूरी गोलीकांड जो हुआ या मसूरी कांड जो हुआ वो 2 सितंबर 1994 को हुआ। खटीमा कांड के अगले ही दिन हुआ। इसमें बेलमती चौहान, हंसा धनई, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और जो उस समय पुलिस उप अधीक्षक थे, डीएसपी थे, उमा शंकर त्रिपाठी, वे सब इस घटना में शहीद हुए। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन बनता है कि जो बेलमती चौहान और हंसा धनाई नामक महिलाएं हैं किस घटना में शहीद हुई, तो आप कहेंगे मसूरी कांड में। ठीक है, फिर आता है मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। इसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। इसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, सत्येंद्र चौहान, गिरीश बद्री, अशोक कुमार केशव और राजेश नेगी सभी लोग यहां पे शहीद हुए थे। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहते हैं। 3 अक्टूबर को इस घटना के अगले ही दिन उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया। उसमें भी कई सारे लोग शहीद हुए, जैसे देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जंगवान ये देहरादून में शहीद हुए। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी शहीद हुए और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट यहां पे शहीद हुए। ठीक है, तो शहीदों के नाम आपसे पूछे जाते हैं जो राज्य आंदोलन के दौरान विभिन्न विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित करें। पहला कत्यूरी राजा कौन था, किसने राजधानी परिवर्तित करी, वो सारे क्वेश्चन हमने कई बार देखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि कत्यूरी राजाओं के क्रम स्पष्ट नहीं है ज्यादातर। हालांकि काफी किताबों में इनका क्रम अब दिया गया है, लेकिन फिर भी इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो इनका क्रम लगाने को आ सकता है। कत्यूरी राजाओं के जो शुरुआती 300 सालों तक 3 परिवारों के 14 राजाओं ने शासन किया, उनका एक क्रम मैंने यहां पर लिखा है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कौन किसके बाद शासन करता है। यहां पर पहले उत्तर देख लेते हैं। देखिए सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले शासन करता है बसंत देव। बसंत देव तो कहीं पर भी बीच में आएगा नहीं। ठीक है, बसंत देव के बाद खरपर देव शासन करता है, उसके बाद त्रिभुवन देव और फिर ललित सूरदेव शासन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यहां पर क्रम लिखा है, जो शुरुआती 14 राजा थे, इनके शुरुआत में जो 3 वंशों के 14 राजा हुए 3 परिवारों के, उनके नाम है। सबसे पहले शासन कर रहा है बसंत देव। दूसरा जो शासक था वो बसंत देव का ही पुत्र था, जिसका नाम अब अभिलेखों में मिट गया है। ठीक है, तो उसका नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक राजा यहां पर बना था। उसके बाद खरपर देव गद्दी पर बैठा, फिर त्रिभुवन राज या त्रिभुवन देव गद्दी पर बैठा। फिर आता है दूसरा परिवार निम्बर देव, फिर उसके बाद उसका बेटा इष्टगण, फिर ललित सूरदेव और फिर भूदेव। फिर तीसरा परिवार आता है सलोणा आदित्य परिवार, इच्छट देव, देशट देव, पद्मट देव, शुभिक्ष राज और नरसिंह देव। ये इस वंश के राजा थे। ठीक है, तो इनका क्रम आपको याद रहेगा कि कौन किसके बाद राजा बना था। नेक्स्ट है, गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। ध्यान रखना, ये कुमाऊं परिषद नहीं है, ये गढ़वाल परिषद है। ठीक है, कुमाऊं परिषद जो थी वो 1916 में बनी और पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, गढ़वाल परिषद की बात करें, गढ़वाल परिषद 1919 में बनी श्रीनगर में, पहला अधिवेशन 1920 में हुआ कोटद्वार के अंदर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर फैक्टों को लिखा है, गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 में श्रीनगर में हुई, इसका पहला अधिवेशन 1920 में कोटद्वार में हुआ। कुमाऊं परिषद का जो स्थापना हुई 1916 में नैनीताल में हुई और इसका पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, गढ़वाल परिषद के जो पहले अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारियां नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है। जैसे मैंने कहा था, गौविशाण को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। कुछ दिन पहले जब हम उधम सिंह नगर जनपद को देख रहे थे, वहां पर भी हमने कई सारे तथ्यों को जाना। एक बार यहां पर डिटेल्स इनको समझते हैं। गौविशाण की जो पहचान करी गई है वो काशीपुर के रूप में करी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब इंपॉर्टेंट तथ्य जो इसको लेकर जुड़े हैं देखिए,
काशीपुर का प्राचीनतम या काशीपुर का पुराना नाम क्या था? काशीपुर का पुराना नाम ही गौविशाण था। ठीक है। चीनी यात्री होएनसांग 636 ईस्वी में जब यहां आया तब इस क्षेत्र को गौविशाण कहा जाता था। ठीक है। सर्वप्रथम होएनसांग ने ही गौविशाण राज्य की स्थिति और उसके विस्तार को स्पष्ट किया। यानी गौविशाण में होएनसांग कब आया? 636 ईस्वी में आया। इसी ने सबसे पहले गौविशाण राज्य के बारे में जानकारियां दी और उसकी स्थिति को साफ यहां पर किया। ठीक है। गौविशाण की विस्तृत जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है वो होएनसांग का यात्रा विवरण है। इसके यात्रा विवरण का नाम सियुकी है। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में यानी जब होएनसांग यहां पर आया था, होएनसांग के आने के समय कृतपुर राज्य में गौविशाण राज्य वहां पे शामिल था। कृतपुर राज्य के अधीन था गौविशाण और इसके अंतर्गत आज का काशीपुर, यूपी का रामपुर और पीलीभीत ये सभी आते थे। इन्हीं सबको मिलाकर के गौविशाण कहा गया। ज्यादातर इलाका कौन सा है? काशीपुर। चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था, इसको भी ध्यान रखना। वर्तमान में इस क्षेत्र का नाम काशीपुर है और इसे स्थापित किया गया था 1639 में। गौविशाण का सर्वप्रथम जो सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम ने किया था। ठीक है। इसी कनिंघम ने गौविशाण की पहचान करी। इसने कहा ये जो गौविशाण होएनसांग के यात्रा विवरण में मिल रहा है, जिसका उल्लेख किया गया है, ये गौविशाण क्या है? वर्तमान काशीपुर है। ये किसने कहा? कनिंघम ने कहा। 1869 के आसपास इसने यहां का सर्वेक्षण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पंवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालिक था? देखिए, मानशाह किसके समकालीन है वो आपने बताना है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको मानशाह का शासनकाल पता होगा और मुगलों का शासनकाल पता होगा। मानशाह का जो शासनकाल है वो 1591 से लेकर 1611 तक का है। ठीक है। अब आप जानते हैं अकबर का जो शासनकाल है वो 1605 में खत्म हो जाता है और 1605 से किसका शासनकाल शुरू होता है? जहांगीर का। तो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन रहा था पंवार शासक मानशाह। तो अकबर और जहांगीर, ए और सी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ए और सी। केवल एक राजा का नाम जल्दबाजी में आपने टिक नहीं करना है, ये दोनों के समकालीन था क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर शासक बनता है। मानशाह की बात करें, इसके समकालीन मुगल कौन थे वो हमने देखा। इसके समकालीन चंद शासक रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे। मानशाह ने तिब्बत का जो राजा था काकवामोर, इसको पराजित किया था और तिब्बत को इसने जीता था। तिब्बत विजय के दौरान ये अपने साथ 100 स्वर्ण कलश, 1000 स्वर्ण कलश वहां से लेकर आया था। दापा यानी तिब्बत। ठीक है। तो कौन सा राजा दापा से यानी तिब्बत से अपने साथ 100 स्वर्ण कलशों को लेकर आया था? वो मानशाह था। ठीक है। इसने इन स्वर्ण कलशों को गौरी मठ में स्थापित किया था। इनके काल में जो ये लक्ष्मी चंद है, इसने 7 असफल आक्रमण किए थे मानशाह के ऊपर। ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आया है। 8वां जो आक्रमण किया था लक्ष्मी चंद ने, उसमें गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा गया और कुमाऊं में खतड़वा त्योहार की शुरुआत हो गई। ठीक है। तो कितनी बार असफल आक्रमण किया? 7 बार। कुल कितनी बार आक्रमण किया? तब आप कहेंगे 8 बार। 7 असफल और 8वां थोड़ा बहुत सफल रहा। जीतू बगड़वाल, जिन्हें आचरियों ने, आचरी यानी अप्सराएं, उन्होंने उनके बैलों सहित हर लिया था, यानी उन्हें अपने साथ वो लेकर चली गई थी। ये किसके समकालीन था? जीतू बगड़वाल। ये भी मानशाह के समकालीन थे। ठीक है। कालो सिंह भंडारी, जो माधो सिंह भंडारी के पिता थे, कालो सिंह भंडारी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि किसने दी? वो भी मानशाह ने दी। ठीक है। एक फेमस यूरोपियन यात्री था विलियम फिंच। विलियम फिंच 1608 से 1611 के दौरान इसी के काल में गढ़वाल में आया था। इसी विलियम फिंच ने कहा था कि गढ़वाल का शासक सोने की थाली में खाता है। यानी विलियम फिंच ने गढ़वाल की उस समय जो समृद्धि थी उसका वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र या स्थान के नाम और उनके संदर्भ को सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो एक तरफ नाम दिए गए हैं स्थानों के और उनके बारे में कि ये क्षेत्र कौन से हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं। हेमवत या जिसे हेमवंत कहा गया है, किसको कहा जाता था, किससे जुड़ा हुआ है? तो जो बौद्धकालीन हमारे क्षेत्र, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें उत्तराखंड का नाम हेमवंत मिलता है। बौद्धकालीन हो या वैदिक काल हो, इसी को आप टिक करेंगे। ठीक है।
अलकापुरी, अलकापुरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? अलकापुरी जो आदि पूर्वज माने जाते हैं मनुष्यों के, मनु, उनका निवास स्थान था। ठीक है। ज्योतिषपुर की बात करें तो यह बाणासुर की राजधानी थी। ज्योतिषपुर यानी जो जोशीमठ है। ठीक है। और तपोवन की बात करें, लक्ष्मण जी की तप स्थली थी। ठीक है। तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 4 है, तीसरे का आंसर 3 है और चौथे का आंसर 2 है। 1 4 3 2 इसका सही आंसर यहां पे होगा। 1 4 3 2। नेक्स्ट है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो जो गब्बर सिंह नेगी हैं, जिन्हें मरणों उपरांत उस समय का जो सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान था, सैन्य पुरस्कार या वीरता पुरस्कार था, विक्टोरिया क्रॉस, वो दिया गया। किस लड़ाई के लिए मिला था? न्यूवे शेपल के युद्ध के लिए मिला था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला, उनका नाम था दरबान सिंह नेगी। उनको किस युद्ध के लिए मिला था? उनको मिला था फेस्टूबर्ट के युद्ध के लिए। जो दूसरे व्यक्ति हैं और मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति, वो थे गब्बर सिंह नेगी। इनको न्यूवे शेपल के लिए मिला। ठीक है। अब कुछ तथ्य हैं, उनको जानिए। गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे गढ़वाली सैनिक थे। पहले कौन है? दरबान सिंह नेगी। यह ब्रिटिश काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। ठीक है। पहले विश्व युद्ध में फ्रांस में न्यूवे शेपल के मोर्चे पर इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, जहां पर ये शहीद हुए और बाद में इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कहां से है? तो ये आपके टिहरी गढ़वाल से है, चंबा के निकट से है। ठीक है। पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला वे दरबान सिंह नेगी थे। केवल उत्तराखंड के नहीं, भारत के पहले व्यक्ति विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले वो थे दरबान सिंह नेगी। इनका जन्म चमोली में हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान फेस्टूबर्ट में इनको नियुक्त किया गया था। वहीं पर ब्रिटिश सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ ये लड़ रहे थे। ठीक है। ये भी आपके फ्रांस में ही पड़ता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान इनके नेतृत्व में 1/39 गढ़वाल राइफल्स ने फेस्टूबर्ट के मोर्चे पर 23 और 24 सितंबर नवंबर 1914 की मध्य रात्रि हमला किया और जर्मनी से सुबह होने तक पूरा इलाका मुक्त करा लिया। ठीक है। बाद में इनको फिर इनकी वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? पहला क्वेश्चन तो यह हो जाएगा कि पांडवों की बद्रीनाथ धाम की यात्रा का वर्णन किस पर्व में है? तो पर्व का नाम है आपका वन पर्व। और किस ऋषि के साथ वे गए हैं? किस ऋषि के साथ ये उल्लेख आ रहा है? लोमश ऋषि के साथ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें उनको देखते हैं। महाभारत का वह पर्व जिसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है, तो वो है आपका वन पर्व। इसी वन पर्व में बताया गया है कि पांडवों ने गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेकर के भृंगतुंग यानी केदारनाथ तक की यात्रा करी और फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी करी। इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। जो बद्रीनाथ यात्रा उन्होंने करी है, तीर्थ यात्रा, वो लोमश ऋषि के साथ करी। इसी वन पर्व में ये उल्लेख भी यहां पर किया गया है। महाभारत का एक और पर्व है जिसका नाम है आदि पर्व। उस पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन किया गया है। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला एक कुड़िंद राजा का उल्लेख भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इस राजा का उल्लेख महाभारत के अलग अलग पर्वों में है, सभा पर्व में है, भीष्म पर्व में भी किया गया है। ये जो कुड़िंद राजा था सुबाहु, इसकी राजधानी श्रीनगर थी और इस सुबाहु ने, इसको लेकर 2 क्वेश्चन पेपर में बने हैं। पहला, पांडवों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है? सुबाहु। दूसरा, पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कौन है? तो भी सुबाहु। ठीक है। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य महाभारत और उत्तराखंड और पांडवों को लेकर के। अगला, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृतांत में मिलता है? यह क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है परीक्षावाणी प्रैक्टिस बुक वाली सीरीज में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पेपर में बना है। देखिए, कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का जो वर्णन मिलता है वो हमें तारीख-ए-दाऊदी में मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके तथ्यों को देखिए, आपको पूरी घटना अच्छे से समझ में आ जाएगी। तारीख-ए-दाऊदी मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तक है। मुख्य तौर पर जहांगीर के शासनकाल में यह लिखी गई और इसमें शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था उसके काल की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसकी रचना अब्दुल्ला के द्वारा करी गई। सूरवंश का एक विद्रोही था खवास खान। वह जब दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हुई, हुमायूं को भागना पड़ा। उसी सूरवंश का एक विद्रोही था
जिसका नाम था खवास खान, ये भागकर कुमाऊं में आया। कुमाऊं में उस समय माणिक चंद का शासन चल रहा था। इन्हीं माणिक चंद ने इनको शरण दी थी और इस घटना का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसा बना है कि सूर्यवंश के विद्रोही खवास खान को किसने शरण दी थी, तो आप कहेंगे माणिक चंद ने। इसका उल्लेख तारीख ए दाऊदी में मिलता है, यानी राजाओं की वीरता का उल्लेख है। ठीक है, इसमें माणिक चंद का उल्लेख किया गया है कि कैसे उसने दिल्ली के शासक के खिलाफ जाकर के यह काम यहां पर किया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था। एक क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, एक आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, कोटा खर्रा आंदोलन। जो कोटा खर्रा आंदोलन था वह क्यों चलाया गया था, तो भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिए। ठीक है, भूमि वितरण के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है, जो किसान हैं, उनको जमीन दी जाए। लेकिन किस क्षेत्र के किसानों के लिए, किस क्षेत्र के लिए आंदोलन चला था, यह चला था तराई क्षेत्र के किसानों के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित आंदोलन था ये कोटा खर्रा आंदोलन। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना। बाद में 1972 में तराई के लिए सीलिंग कानून लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू किया गया, 1972 में, पेपर में आया है। नेक्स्ट है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। CSI का मतलब होता है कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया। यह उपाधि किसे दी गई थी, ऐसा ही क्वेश्चन बना था। नाइट कमांडर की उपाधि किसको मिली थी, तो CSI, नाइट कमांडर, ये सारी उपाधियां कीर्ति शाह को दी गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कीर्ति शाह को लेकर के, कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया CSI की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था 1903 में। 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इनको दी गई। 1900 में ये इंग्लैंड गए, वहां पर इन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। 1901 में इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। ये इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जो पेपर में आती हैं। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जैसे कीर्ति शाह ने टिहरी में हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी 1909 में। कीर्ति शाह ने एक इंपीरियल सफरमैन नाम की सेना का गठन भी किया था। कीर्ति शाह ने कैंपेबल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी थी टिहरी में 1907 में। कीर्ति शाह ने नवरात्रों में झूठा मारने की प्रथा और कीर्ति शाह ने टिहरी में जो बड़ा बेगार प्रथा चल रही थी उनको बंद किया था। ठीक है, इसके अलावा कन्या विक्रय के विरुद्ध इन्होंने नियम भी बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड में जो कुल रिकॉर्डेड क्षेत्र है, रिकॉर्डेड क्षेत्र का मतलब यह होता है ऐसा क्षेत्र जिसको सरकार वन घोषित कर चुकी है। अब चाहे उस इलाके पर वन हो या ना हो, सरकारी दस्तावेजों में वो आपका वन है। ठीक है, जैसे वन रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें, उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितना है, लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है, शायद 24,305 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड क्षेत्र की बात करें, यानी जिसको सरकार घोषित कर चुकी है, वो आपका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उस 38,000 वर्ग किलोमीटर में किन किन वर्गों में वनों को बांटा गया है वो आपसे पूछ रहा है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र भी होता है, संरक्षित वन क्षेत्र भी होता है, इसमें अवर्गीकृत वन क्षेत्र भी होता है। अत्यंत सघन वन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता। वो दूसरी कैटेगरी है जिसमें सघनता के आधार पे वनों को बांटा जाता है, जिसमें मध्यम सघन वन, अत्यंत सघन वन और खुले वन शामिल होते हैं। वो दूसरी कैटेगरी है। यहां पर रिकॉर्डेड में आपके ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है, ये नहीं है, यही आपने बताना था। कौन कौन सी कैटेगरी है उसको जानिए। कुल रिकॉर्डेड क्षेत्र कितना है, लगभग 38,000 है, 37,999 वर्ग किलोमीटर। तो मोटा मोटा आप इसे 38,000 वर्ग किलोमीटर ध्यान रखें। आरक्षित वन है, जैसे मैंने कहा आरक्षित वन क्षेत्र कैटेगरी है, ये 26,547 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित भी एक कैटेगरी होती है जिसमें 154 वर्ग किलोमीटर है। सिविल और स्वयं भी है 9730। निजी वन भी है 123 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत भी शामिल होता है 1444। ठीक है, नेक्स्ट है, वन नीति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ वन नीतियां हैं, दूसरी तरफ वर्ष है कि ये नीतियां कब आई थी। देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब आया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार देखा है। भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया था। कार्य योजना वन विभाग,
यानी वनों का जो वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू किया गया था, जिसके लिए वन विभाग ने कार्य योजना शुरू करी, वो 1884 में किया था। केंद्रीय वानिकी परिषद ये 1948 में बनी। नई राष्ट्रीय वन नीति ये 1952 में आई। तो सभी आपके सही सम्मिलित हैं, यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1865 में। इसमें संशोधन हुआ 1878 में। जो ये भारतीय वन अधिनियम था, ये भारत में वनों से संबंधित पहला कानून था। ठीक है। भारत में वन विभाग 1864 में बना। इस वन विभाग का जो महानिरीक्षक था वो डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया, जो जर्मनी का एक विशेषज्ञ था। कुमाऊं वन विभाग 1868 में, गढ़वाल वन विभाग 1869 में, टिहरी वन विभाग 1885 में बना। वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन 1884 में शुरू हुआ, जैसे हमने ऊपर देखा। इसके लिए वन विभाग ने अपनी कार्य योजनाओं को शुरू किया था। केंद्रीय वानिकी परिषद 1948 में बनी। वन महोत्सव 1950 से शुरू हुआ। ये वनों से जुड़े हुए हमारे इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। वन महोत्सव की जो शुरुआत करी थी वो के.एम. मुंशी ने करी थी। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश भारत की जो पहली वन नीति थी वो 1894 में आई थी। आजाद भारत की जो पहली वन नीति थी या राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1952 में आई। और नई संशोधित वन नीति जो आई वो 1988 में आई। ठीक है। तो ये वनों से, वन नीतियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। अगला, अधिकारियों के नाम तथा उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ इंपॉर्टेंट अधिकारी दिए गए हैं। मुख्य तौर पर ये अधिकारी वो है जिनका वर्णन हमें अभिलेखों में मिलता है। ज्यादातर जो है आपके वो पौरव राजवंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका नाम है। चलिए इनको मिलाते हैं। जो प्रभातार नामक अधिकारी होता था पौरव काल में, ये क्या करता था? ये भूमि का सर्वेक्षक होता था। ठीक है। आभीर ये दूध आदि प्राप्त करता था पशुओं से। सुपकारपति की बात करें, ये प्रधान रसोइया होता था। ये पेपर में बना हुआ है। भागिक की बात करें, ये भूमि कर अधिकारी होते थे। ठीक है। तो चारों मिले हुए हैं, यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक होता था संधि विग्रहक, यह एक प्रकार का विदेश मंत्री होता था। प्रतिहार, यह महाअंगरक्षक होता था। सीमाओं के रक्षक को प्रांतपाल कहते थे। महासत्रपति, ये कौन होता था? ये आपका उत्सव अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने वाले को दोषपराधिक कहते थे। विषयपति जो होता था वो प्रशासनिक इकाई का मुख्य, विषय आप जानते हैं गुप्त काल में या उसके बाद हर्षवर्धन के काल में विषय जिलों को कहते थे। तो ये प्रशासन इकाई यानी जिलों का मुख्य हो गया। दिविरकोट जो होता था ये लेखकों के लिए इस्तेमाल होता था। भागिक भूमि कर अधिकारी, जैसा ऊपर देखा। भौतिक ये आपके प्रांतों के अधिकारी, जैसा हमने देखा था भुक्ति कहा जाता था प्रांतों को। ठीक है। गुप्त काल में, हर्ष काल में और पौरव काल में। भूमि की नाप करने वाला प्रभातार या जिसे प्रमातार भी लिखा गया है। टैक्स अधिकारी और भी होते थे, जैसे भूपति और शौल्के। पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाले को आभीर कहा जाता था। ठीक है। अगला, भूमि माप की 3 इकाइयां द्रोणवाप, कुल्यवाप और खारीवाप हैं। ये इकाइयां जो हैं भूमि की वो पौरव काल में इस्तेमाल होती थी। कुछ जगहों पर इनको द्रोणवापम और कुल्यवापम और खारीवापम लिखा गया है, तो एक ही बात है। इन तीनों में बड़ी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ये तीनों किस चीज की इकाइयां हैं? तो भूमि मापने की इकाइयां हैं। पौरव काल में ज्यादातर चलती थी। इन तीनों में जो सबसे बड़ी इकाई है वो खारीवापम है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कैसे ये सबसे बड़ी है? यहां पर देखिए इनका कंपैरिजन। जो एक द्रोणवाप है उसमें 32 सेर होते हैं। सेर होता है 500 ग्राम आपका, यानी आधा किलो। ठीक है। यानी 16 नाली के बराबर हो गया। एक कुल्यवापम में 8 द्रोण हो रहे हैं, 8 द्रोणवापम। ठीक है। और एक खारीवापम में 20 द्रोण हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है? खारीवापम है। आप इसे नाली के अनुसार भी यहां पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? ऐसा क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। अभी तक चंद्रवंश में जो महेंद्र चंद राजा हुए उनके बाद के जितने राजा हुए उनको लेकर के एक भी सवाल नहीं बना है। हो सकता है बन जाए। धामी जी की पुस्तक में इन राजाओं का पूरा वर्णन दिया गया है, वहीं से यह सवाल बना है।
देखिए 1790 में गोरखाओं ने चंदों को पराजित कर दिया था और जो अंतिम चंद्र नरेश माना जाता है वो महेंद्र चंद ही माना जाता है। लेकिन वंश वहां पे समाप्त नहीं हुआ था। महेंद्र चंद के साथ साथ उस समय जो मोहन चंद का एक भाई था, यानी इसी का चाचा, उसका नाम था लाल सिंह। ठीक है, ये दोनों उस समय थे, गोरखाओं के विरुद्ध लड़े, पराजित हो गए। महेंद्र चंद जो था या इसके जो वंशज थे वो अल्मोड़ा में शासन करते रहे और लाल सिंह के जो वंशज थे वो काशीपुर में शासन करते रहे। ठीक है, यानी कि गोरखाओं के जीतने के बाद चंद वंश दो भागों में बट गया, एक अल्मोड़ा शाखा और एक काशीपुर शाखा। ये जो लाल सिंह है इसी के बेटे का नाम था गुमान सिंह। हम पढ़ते हैं कई बार गुमान सिंह काशीपुर के राजा थे जिनके दरबार में गुमानी पंत रहते थे, तो वो गुमान सिंह इन्हीं लाल सिंह के बेटे थे। उन्हीं गुमान सिंह के एक बेटे हुए जिनका नाम था शिवराज सिंह, और इन्हीं शिवराज सिंह ने 1857 में अंग्रेजों की मदद यहां पर करी थी। ठीक है, इन्हीं बातों को हमने यहां पर लिखा है। गोरखाओं और बाद में अंग्रेजों की विजय के बाद चंद वंश दो शाखाओं में बट गया, अल्मोड़ा और काशीपुर शाखा। महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा और मुरादाबाद के दो गांव जागीर में दे दिए और वो अल्मोड़ा के इलाके में शासन करते रहे। जैसे गढ़वाल में पवारों के साथ तो उनकी संधि हो रखी थी, उनको तो आधा राज्य दे दिया, लेकिन चंदों के साथ ऐसी कोई संधि नहीं थी, फिर भी उनको थोड़ा बहुत इलाका दे दिया। काशीपुर में लाल सिंह शासन करता था। इसी लाल सिंह का पुत्र था गुमान सिंह और इसी गुमान सिंह का बेटा था शिवराज सिंह, जिसने 1857 में अंग्रेजों की मदद यहां पर करी। ठीक है, जो शिवराज सिंह था यह 1836 में गद्दी पर बैठा। 1840 में इसने काशीपुर में अपने लिए महल बनवाया और जो राजा पहले रुद्रपुर में बैठा करता था अब काशीपुर में बैठने लगा। ठीक है, अगला है सिरा के मल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो सिरा राज्य का, सिरा यानी कि जो पिथौरागढ़ का डीडीहाट वाला इलाका है उसे ही सिरा कहते थे। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि इनमें से किसे सिरा के नाम से जाना जाता था, तो डीडीहाट। ठीक है, इसको लेकर 4 कथन है, चलिए देखते हैं। एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे, ये आपका बिल्कुल सही है। जो शिरा के राजा होते थे, शिरा में मलवंशी राजा शासन करते थे। ये जो मल राजा होते थे ये डोटी के जो राजा होते थे उन्हीं की एक शाखा थी। ठीक है, इस वंश का डोटी में पहला शासक शालिवाहन देव था, तो ये भी आपका सही है। इस वंश का डोटी के अंदर, यहां पर शिरा में पहला राजा नहीं, डोटी में इस वंश का जो पहला राजा माना गया वो शालिवाहन देव को माना गया। इन्होंने शिरा क्षेत्र से कुड़िंदों को परास्त कर अधिकार किया था, ये गलत हो जाएगा। इनसे पहले सिरा क्षेत्र में रावत राजा शासन करते थे, उनके बाद यहां पर मल्लों का शासन शुरू हुआ, तो कुड़िंदों का इससे लेना देना नहीं था। ये गलत है, आपको गलत ही बताना है, ऑप्शन सी। मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे, यह भी आपका बिल्कुल सही है। पहला ही जो कथन है उसी की पुष्टि ये करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं, गलत हमने देख लिया, तीसरा वाला विकल्प यहां पर हमारा उत्तर है। इस वंश का डोटी में पहला शासक शालिवाहन देव था। मल राजा मूलतः नेपाल के थे। सिरा में रावत नामांत राजाओं ने 3 पीढ़ी तक शासन किया। इन रावत राजाओं के बाद शिरा में मल राजाओं ने शासन किया। ये जो मल राजा थे शिरा के, ये अपने को राई, रेका और रणिका कहते थे। ठीक है, मल वंश का जो संस्थापक माना जाता है, यानी सिरा के मल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम जगतमल था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो इस क्वेश्चन से जुड़ी हैं, क्वेश्चन में पेपर में बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 और एडवांस्ड क्वेश्चन को यहां पर देखा। जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल से थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, थोड़े अनकॉमन क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चन जो एक बारी में याद नहीं होते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।